Hi guys, welcome all of you. केमिकल थर्मोडायनामिक्स पार्ट थर्ड एंथैल्पी। आज का पूरा पार्ट डेडिकेटेड होगा एंथैल्पी के बारे में। डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, देयर टर्म्स, देयर इक्वेशन एंड सम डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी। सो लेट अस स्टार्ट पार्ट थर्ड एंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी, तो एवरी सब्सटेंस एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर आप लोग फर्स्ट पॉइंट अगर देख रहे हो, एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी हर कोई सब्सटेंस में अपने आप में खुद की एनर्जी है। एंड दिस एनर्जी स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। यानी कि जो सेकंड पॉइंट हम लोगों ने डिफाइन किया था, दिस एनर्जी स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। और जो इंटरनल एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों को मिला के बनती है। It indicates that the internal energy is equal to the kinetic energy and the potential energy of individual particle of a system. यानी उस सिस्टम का हर पार्टिकल की काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों को मिला के जो आएगी वो होगी इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी इंटरनल फाइनल स्टेट एंड द माइनस इनिशियल स्टेट। इस तरह से डेल्टा यू हम लोग निकाल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट। इज दैट क्लियर? अब देखो, इंटरनल एनर्जी का जब टर्म्स हम लोगों ने देखा था, सिंबॉलिकली से यू से बताया था, और वो टोटल एनर्जी है। अब एक नया टर्म्स आपके सामने मैं रख देता हूं, उसका नाम है एंथैल्पी। अब दोस्तों, एंथैल्पी डिनोटेड बाय एच, यानी कि एंथैल्पी का सिंबॉलिकली हम लोगों को एच बताए। एनर्जी का ही थोड़ा सा बड़ा पार्ट होता है एंथैल्पी के बारे में। दोस्तों, हम लोगों ने एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन करने के पहले देयर इज टू टाइप ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम। यानी अगर मान लो किसी सिस्टम में कुछ एनर्जी चेंज अगर हो रही है तो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है और उसके ऊपर होने वाला प्रेशर और टाइप ऑफ वर्क होता है। अब इन दोनों को मिला के जो कंसेप्ट बनेगा उसे एंथैल्पी ऐसा कहा जाता है। दैट इज इंटरनल एनर्जी एज वेल एज द पीवी टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड द एंथैल्पी। तो डेफिनेशन मैंने आपके सामने रख दी है। एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द पीवी टाइप ऑफ द वर्क। यानी वो जो एंथैल्पी डेफिनेशन है वो मैंने आपके सामने रख दी है। उसको एक बार रिपीट कर लेंगे। एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू द पीवी वर्क। यानी एक आधे सिस्टम्स के ऊपर अगर कोई एंथैल्पी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड उसके ऊपर होने वाला वर्क, इन दोनों को मिला के एंथैल्पी ऐसा कहा जाता है। अब दोस्तों, एंथैल्पी एच जो सिंबॉलिकली हम लोगों ने बताया था, तो उसका जो फार्मूला है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। इसका मतलब आ रहा है एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। इन दोनों का जो सम हम लोग करेंगे तब हमें एंथैल्पी का फार्मूला आपके सामने मैंने रख दिया है। सो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा एच, क्योंकि वो भी स्टेट फंक्शन है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों का अगर हम लोगों ने निकाला तो डेल्टा एच इज इक्वल टू वो स्टेट फंक्शन होगा, और वो हम लोग निकाल सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1, यानी कि द एंथैल्पी ऑफ द फाइनल स्टेट माइनस एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट। ओके, मैंने राइट साइड में लिख दिया आप लोगों के लिए कि H2 इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट एंड H1 इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है। अब दोस्तों, ये जो टर्म्स आपके सामने मैंने रखी तो इक्वेशन आज सॉल्व कर लेंगे। So please note it, ऊपर मैंने इक्वेशन रखा है, show that delta H is equal to delta U plus P delta V। यानी कि हमें आज इक्वेशन को प्रूव करना है कि डेल्टा H की जो वैल्यूज होती है वो डेल्टा U plus P delta V है। सो लेट अस स्टार्ट। आप लोगों को मालूम है कि H is equal to U plus P आपका बेसिक फार्मूला। तो अगर मान लो H1 अगर होगा, H1 के लिए मैं यहाँ पे U1 P1 लिखूंगा, और राइट साइड मैंने लिखा है कि H2 अगर मेरे पास है तो उसकी वैल्यू मुझे U2 plus P2 और V2 रख देंगे। तो इस तरह से हम लोगों के पास दो इक्वेशन आ गए दोस्तों। एक H1 is equal to U1 plus P1 V1 and H2 is equal to U2 plus P2 और V2। अब आप लोगों को ये मालूम है कि अगर मेरे पास डेल्टा H की अगर वैल्यू मुझे लिखना है तो मुझे H2 में से H1 माइनस करना है। सो बाय पुटिंग दिस डाटा हम लोगों के पास में एक ब्रैकेट के अंदर U2 माइनस U1 आएगा और सेकंड ब्रैकेट में हम लोगों ने P2 P1 माइनस P1 P1 लिखा है। अब अगर हम इस पूरे सिस्टम्स को अगर लिख देंगे तो डेल्टा U प्लस डेल्टा PV इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। बट सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर कोई सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है, मैंने यहाँ लिखा है फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर P1 is equal to P2 is equal to P।
और इसी तरह से अगर हमें फाइनल इक्वेशन अगर लिखना है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू आएगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। यानी कि अगर डेल्टा एच मैंने लिखा है तो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। एंड इन दिस वे शो दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है। ओके, अब और एक इक्वेशन देखेंगे दोस्तों। अगर मैंने ऊपर लिखा है कि रिलेशंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू एंड शो दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। यहाँ पे डेल्टा एन का मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस। ओके, यानी ये भी इक्वेशन हम लोगों को परफॉर्म करना है सेम इक्वेशन से जो वर्क डन हम लोगों ने निकाला है। अब लेट अस स्टार्ट हियर दैट। हम लोग देख सकते हैं दोस्तों डेल्टा एच की जो वैल्यू है आप लोगों को मालूम है कि डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा ऊपर मैंने लिखा है। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू हम लोगों ने पी को बाहर निकाल के v2 माइनस c1 लिख दिया क्योंकि डेल्टा v है। और उस लोगों को अगर सेपरेट कर तो मेरा इक्वेशन आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी v2 माइनस पी v1। इज दैट क्लियर? क्योंकि v1 ये वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट है और v2 ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। आर यू क्लियर? अब आइडियल गैस इक्वेशन से अकॉर्डिंग आप लोगों को मालूम है कि pv इज इक्वल टू nRT आपके पास इक्वेशन आ जाता है। So PV is equal to nRT according to ideal gas equation. If you putting the data, मैं PV1 को N1 RT लिख देता हूँ और PV2 को मैं N2 RT लिख देता हूँ क्योंकि हमारे पास प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब डेल्टा एच की वैल्यू आप लोगों को मालूम है डेल्टा यू प्लस डेल्टा nRT माइनस nRT। हम लोगों ने लिखा है N2 RT माइनस N1 RT। सो डेल्टा यू प्लस N2 माइनस N1 कॉमन आएगा, ब्रैकेट के बाद RT आता है और फाइनल हम लोग लिख देंगे कि डेल्टा यू की वैल्यू यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, वो भी गैस स्टेट में। तो इस तरह से डेल्टा एच का जो रिलेशन होगा डेल्टा यू के साथ में वो भी हम लोग बता सकते हैं। शो दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। वेरी सिंपल, 2 मार्क्स के लिए इक्वेशन आप लोगों को पूछ सकते हैं। ओके लिसन, अब दोस्तों आपके पूरे एंथैल्पी के बारे में बहुत सारी डेफिनेशन आने वाली है। हम लोग देख सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन से, एंथैल्पी ऑफ कंबशन आना चाहिए। तो एक एक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर देखा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके, सेकंड हम लोग देख सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अगर एंथैल्पी वेपोराइजेशन मतलब आप तो ये पूरे के पूरे टर्म्स अगर समझना है तो यू मस्ट बी नो दैट व्हाट इज मीन बाय द फ्यूजन, व्हाट इज मीन बाय द वेपोराइजेशन। तीसरा आपके सामने आ जाता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, यानी कि हर कोई स्टेट जब चेंज होगी। एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं, सपोज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हम लोगों को लर्न करना है तो डेफिनेटली फ्यूजन का मतलब क्या होना चाहिए? फ्यूजन स्टैंड फॉर दैट कि जब भी कोई सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट में वो प्रोसेस जा रही है, यानी एनी स्टेट हैविंग एनी सब्सटेंस हैविंग चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, वो जो कंडीशंस होगी उसे फ्यूजन कहा जाएगा। वेपोराइजेशन लिक्विड में से वेपर में जाएंगे और सब्लिमेशन डायरेक्टली सॉलिड में से वेपर में जाएगा। तो बेसिकली अगर प्रोसेस आपके सामने है तो डेफिनेटली उसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। और भी कुछ डेफिनेशन है आपके सामने पहले रख देंगे। लिसन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन हमें देखना है, एंथैल्पी ऑफ, और एक टर्म्स हमारे पास में आते हैं एंथैल्पी गेन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। उसके बाद हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखेंगे एंड इन दिस वे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इतने सारे डेफिनेशन हम लोगों को आज के टर्म्स में देखना है दोस्तों। अब एक एक टर्म्स को डिफाइन करेंगे और आगे जाएंगे। देखो एक डेफिनेशन अगर आप लोगों की क्लियर हो चुकी है तो बेसिकली बाकी सब के सब डेफिनेशन आपके सामने आ जाएगी। नाउ स्टार्ट फर्स्ट डेफिनेशन पर बाय दैट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। उसे डेल्टा फ्यूज H कहा जाता है, मतलब वो डेल्टा H वैल्यू फ्यूजन के बारे में हम लोग बताएं। सो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन स्टैंड फॉर सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। तो लेट अस स्टार्ट द डेफिनेशन इन फ्रंट ऑफ यू। क्या डेफिनेशन है? एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड, यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये कि 1 मोल सब्सटेंस हमें लेना है, तो 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेंपरेचर एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यानी कि अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, अगर उस 1 मोल सब्सटेंस अगर सॉलिड में अगर है तो उसे लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी बट रिमेन्स कांस्टेंट, टेंपरेचर एंड प्रेशर हमें कांस्टेंट रखना है। एंड द पर्टिकुलर कंडीशन जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। सो लेट अस वन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, H2O सॉलिड। अगर वो H2O सॉलिड मेरे पास है तो उससे हम लोग H2O लिक्विड बना रहे हैं। सो H2O सॉलिड कन्वर्टेड टू H2O लिक्विड, वो जो एंथैल्पी वहां पे चेंज होगा उसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहा जाएगा उस वाटर के बारे में। So delta fusion of H is equal to plus 6.01 kilojoules per mole at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कांस्टेंट टेंपरेचर में उस वाटर का जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा वो आपके सामने है। अब सिमिलरली सेकंड डेफिनेशन,
एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अगर मान लो सिस्टम में एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आप लोगों को लर्न करना है तो डेफिनेशन क्या आएगी, वो लिक्विड से लेकर वेपर में जाना चाहता है, सो एंथैल्पी चेंज accompanying that the vaporization of 1 mole of liquid without changing in its temperature at a constant pressure, and this term is called enthalpy of vaporization. Is that clear? यानी कि अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है और वो लिक्विड में से गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है at a constant temperature and the pressure, and this enthalpy change is called enthalpy of vaporization. डेल्टा वेपोराइजेशन H उसे कहा जाता है। मैंने एग्जांपल आपके सामने रखे कि 100 डिग्री टेम्परेचर में जो वाटर होगा वो लिक्विड में से वेपर में जाना चाहता है, डेफिनेटली एट दैट टाइम जो वेपोराइजेशन आएगा वो +40 किलो केल्विन किलो जूल्स पर मोल्स आना चाहिए। अब थर्ड डेफिनेशन आपके सामने, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब देखो डिफाइन करेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, द एंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द प्रेशर। वही टर्म्स है दोस्तों, 1 मोल सब्सटेंस लेना है, कांस्टेंट टेम्परेचर लेना है, कांस्टेंट प्रेशर लेना है, खाली वहां पे स्टेट को चेंज करना है। फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड में लिया, वेपोराइजेशन में लिक्विड से गैसेस में लिया, और इस तरह से सब्लिमेशन में हम लोग देख रहे हैं कि वो डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड से लेके वेपर में जाता है। आप लोगों को ये नोन है कि सब्लिमेशन स्टैंड फॉर प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द वेपर स्टेट, एंड इन दिस वे द एंथैल्पी चेंज for the conversion of 1 mole of solid directly into the vapor state, and these at constant temperature and the pressure, these enthalpy change is called the enthalpy of sublimation, उसे डेल्टा sublimation H कहा जाता है। Is that clear? एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। अब और एक डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूँ, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन जब आप लोग पढ़ रहे हो तो आयोनाइजेशन का मतलब पहले समझ लो। पहले डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूँ, तो एंथैल्पी change accompanying the removal of an electron from 1 mole of gaseous atom। अब आयोनाइजेशन का मतलब समझ लो दोस्तों कि अगर किसी सब्सटेंस में से एक आध इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो अपने आयंस फॉर्म में बना लेता है। सपोज सोडियम इन गैसेस स्टेट है, वो अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस आउट कर रहा है तो सोडियम प्लस आयंस हम लोग मिलते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या आयंस फॉर्म हो रहा है, and at the particular condition उस रिएक्शंस के लिए अगर वो आयंस अगर हमें बनाना है वो मतलब सब्सटेंस के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी चेंज को एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहा जाएगा उस सिस्टम के बारे में। हाउ कैन डिफाइन द एंथैल्पी चेंज accompanying that the removal of 1 electron, यानी कि आयन है 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसेस एटम। 1 मोल ऑफ गैसेस एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसका आयंस अगर हमें बनाना है सो दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एग्जांपल आपके सामने है कि दैट इज Na गैस है और Na का प्लस आयंस हमें मिल रहा है, दोनों भी गैस स्टेट में। लिसन, Na गैस स्टेट में होना चाहिए क्योंकि सॉलिड में से गैसेस तक जाने के लिए बहुत ही एनर्जी पहले लगने वाली। सो इन द गैस स्टेट एटम रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए आयन इज कॉल्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इज दैट क्लियर? ओके, अब और एक डेफिनेशन आपके सामने, एंथैल्पी गेन यानी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा Eg उसको कहा जाता है। अब जिस तरह से इलेक्ट्रॉन लॉस होके जो एनर्जी हमें मिली है उसे हमने एंथैल्पी चेंज कहा है आयोनाइजेशन के वक्त। इसी तरह से सब्सटेंस कैन बी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इन एंथैल्पी एंड टू फॉर्म ए नेगेटिव आयंस, यानी कि अगर अनायंस फॉर्म हो रहे। एग्जांपल आपके सामने, सपोज क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर रहा है एंड Cl- बना रहा है। एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। सो दोस्तों डेफिनेशन आपके सामने, the enthalpy change 1 mole of gaseous phase atom of an element accept 1 electron and to form a gaseous anion। यानी कि अगर कोई सब्सटेंस 1 मोल है गैसेस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है and to form a gaseous anion, and this enthalpy change of the system is called that electron gain enthalpy। okay, is that clear? so इस तरह से ये डेफिनेशन भी आपके सामने आ चुके दोस्तों। अब और एक डेफिनेशन है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जिसे डेल्टा H एटम H कहा जाता है। डेफिनेशन आपके सामने, the enthalpy change accompanying the dissociation of 1 mole of gaseous substance into atoms is the enthalpy of atomization। यानी कि आपको यहाँ पे आयंस फॉर्म नहीं हो रहे, just atoms are can be combined together to form a separated Cl2 गैस है उसको Cl में लाना है। जो एंथैल्पी चेंज होगी उसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहा जाता है। एटम्स बनाने के लिए जो एंथैल्पी लगती है वो कहा जाता है। सिमिलरली सपोज CH4 मीथेन गैस है,
सो CH4 गैस में से कार्बन एंड हाइड्रोजन अलग अलग कर, सो कार्बन आइटम प्लस H आइटम को सेपरेट करने के लिए एनर्जी लगेगी, इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द मीथेन। तो सिमिलरली डेफिनेशन और एक बार आपके सामने रख देता हूं, द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द डिसोसिएशन ऑफ वन मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इनटू आइटम्स इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इज दैट क्लियर? अब एक सबसे बेसिक डेफिनेशन आपके सामने, इसका नाम है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा सॉल्यूशन H जिसे कहा जाता है। डेफिनेशन पहले एक बार आपके सामने रखते हैं, enthalpy of solution is the enthalpy change in the process when one mole of substance is dissolved in a specific amount of the solvent। अब सॉल्यूशंस का मतलब इस तरह से आता है कि अगर कोई वन मोल ऑफ सब्सटेंस अपने पास है और अगर हम लोग किसी सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व कर रहे हैं और वो सॉल्यूशन बना रहा है, होमोजेनियस सॉल्यूशन अगर बन रहा है तो डेफिनेटली वहां पे जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है, डेल्टा सॉल्यूशन H जिसे हम लोग कहते हैं। यानी कि वन मोल ऑफ सब्सटेंस dissolved in the specific amount of solvent and definitely उस प्रोसेस को, उस चेंज इन एंथैल्पी को कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि कोई भी वन मोल ऑफ सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाने के लिए जो एनर्जी हमें लगेगी उस एनर्जी को एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस कहा जाता है। एग्जांपल आपके सामने मैंने रखा है, NaCl जो कि सॉलिड है उसको हमने एक्वस मतलब वाटर में डाला है और उसके NaCl पे एक्वस सॉल्यूशन हम लोगों को मिलता है। Simply NaCl dissolved in the water, though the change in enthalpy is called enthalpy of solution। जनरली वो 4 किलोजूल्स पर मोल आपके सामने रखिए। ओके, अब और एक डेफिनेशन आपके सामने रख देते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दो तरह से काम करते हैं, एक जो सॉलिड है उसका जो क्रिस्टल है, जो एक पार्टिकल्स क्रिस्टल्स के ऊपर डेफिनेट अमाउंट में बैठने वाले, उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, तो वो स्ट्रक्चर पहले डिसॉल्व होगा, वो स्ट्रक्चर पहले ब्रेक होगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज दैट इज टू लैटिस एनर्जी। सपोज NaCl सब्सटेंस है, उसका एक अपना स्पेसिफिक क्रिस्टल है, तो डिसॉल्व करने के बाद में सबसे पहले NaCl का क्रिस्टल लैटाइज जो होगा वो पहले ब्रेक होगा, वो आयंस को पहले ब्रेक करेगा and definitely this amount of energy required to break the crystal lattice and this is called by that the crystal lattice energy, यानी कि डेल्टा LH जिसे कहा जाता है। और एक बार वो एनर्जी बनने के बाद जब आयन सेपरेट हो जाएंगे तब जाके वाटर यानी कि एक्वस में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो उसको सेपरेट कर लेते हैं। यानी कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर पढ़ना है तो हमें दो एनर्जी समझना पड़ेगा, एक क्रिस्टल लैटिस एनर्जी एंड दूसरा द हाइड्रेशन एनर्जी। तो वन हम लोग देखेंगे, द आयंस आर सेपरेटेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स एंड द एंथैल्पी चेंज इज अ क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी व्हिच इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का क्रिस्टल्स को अगर हमें सेपरेट अगर करना है तो उसको एनर्जी जो लगेगी वो क्रिस्टल लैटिस एनर्जी और वो पॉजिटिव है। और एक बार एनर्जी वो मिलने के बाद उस आयंस आर कैन बी हाइड्रेटेड with a surrounding water molecule and the enthalpy change for the state is always negative and this is called the enthalpy of hydration। यानी कि फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस एनर्जी वो पॉजिटिव है और दूसरी उस मॉलिक्यूल को सराउंडिंग के लिए एनर्जी लगती है उसको सेपरेट करने के लिए, उसे कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी, वो ऑलवेज नेगेटिव है। अब अगर हमें किसी सब्सटेंस की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालना है तो क्या फॉर्मूला आएगा, तो देखो मैंने आपके सामने रख दिया है, डेल्टा सॉल्यूशन H इज इक्वल टू डेल्टा LH प्लस डेल्टा हाइड्रेशन H। इसका मीनिंग आप लोग समझ रहे हो कि अगर हमें टोटल सॉल्यूशन अगर निकालना है तो वो दोनों का सम होगा, किसका किसका, एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल एनर्जी मतलब लैटिस एनर्जी जो लगेगी वो प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। सो डेल्टा LH प्लस डेल्टा हाइड्रेशन प्लस इन दोनों को मिला के जो बनेगा वो बनेगा डेल्टा S सॉल्यूशन। द बेस्ट एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, सपोज NaCl डिसॉल्व इन द वाटर, तो डेल्टा LH है उसका मतलब उसका जो लैटिस एनर्जी वो होती है प्लस 790 किलोजूल्स पर मोल। आप लोगों ने यहाँ पे देखा है। अब सेकंड, एक बार वो आयन से दूर होने के बाद में उसे हाइड्रेशन एनर्जी लगने वाली, तो डेल्टा H हाइड्रेशन जो है वाटर का वो होता है -786। इज दैट क्लियर? तो डेल्टा लैटिस एनर्जी 790 है और हाइड्रेशन एनर्जी -786 किलो जूल्स है। तो जब हमें सॉल्यूशन की टोटल एनर्जी अगर निकलना है तो इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, तो +790 प्लस -786 यानी कि दोनों में जो नेट आएगा वो +4 किलो जूल्स पर मोल है एंड +4 किलो जूल्स पर मोल इज नथिंग बट द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ NaCl। यानी कि 1 मोल ऑफ NaCl डिसॉल्व करने के बाद जो एनर्जी हमें चेंज होती है वो +4 किलो जूल्स पर मोल है। ओके, सो इस तरह से पूरे के पूरे डेफिनेशन आपके सामने टोटल पार्ट डेडिकेटेड टू एंथैल्पी था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अलग टर्म्स के साथ मिलेंगे, तब तक ले रुकेंगे।